नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। हम आज एस ब्लॉक एलिमेंट के जैविक तंत्र में कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो एस ब्लॉक तत्वों का जैविक तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है और शरीर को इनकी काफ़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो आगे ये क्या क्या कार्य करते हैं अपने शरीर के लिए, या जैविक तंत्र में क्या क्या इनके कार्य हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। सभी सजीवों को 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। इन 27 तत्वों में से एस ब्लॉक के तत्व सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में होती है जो है आयरन, कॉपर, जिंक व मैग्नीज की कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले जो है हम अध्ययन करेंगे सोडियम और पोटेशियम के क्या कार्य हैं जैविक तंत्र के अंदर। तो सोडियम और पोटेशियम रासायनिक दृष्टि से एक दूसरे के समान होते हैं, परंतु जैविक दृष्टि से इनके गुण एकदम भिन्न भिन्न होते हैं। सोडियम आयन कोशिकाओं से तेजी से बाहर निकलते हैं, जबकि K+ आयन तेजी से कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं। कोशिकाओं के अंदर K+ आयनों का आधिक्य व Na+ आयनों की न्यूनता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि K+ आयन कोशिका के अंदर की ओर तथा Na+ आयन कोशिकाओं की बाहर की ओर प्रवेश करें। तो ये इसको अपन एक आवेश संतुलन भी बोलते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए शरीर में कई ऋणावेशित वृत्त कोशिका अणु होते हैं। इन तत्वों के धनायन इन ऋणावेशित कणों को आवेश को संतुलित कर लेते हैं। तो ये कोशिकाओं के भीतर परासरण दाब को संतुलित करते हैं, जिससे कोशिकाएं ज़्यादा फूलकर फट ना जाए और सिकुड़ भी न जाए। तो इसके लिए Na+ जो आयन होता है वो कोशिकाओं से तेजी से बाहर निकलते हैं, जबकि K+ आयन तेजी से कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं। तो कोशिका के अंदर K+ आयनों का आधिक्य व Na+ आयन की न्यूनता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि K+ आयन कोशिका के अंदर की ओर तथा Na+ कोशिका की बाहर ओर प्रवेश करे। तो इस तरह से सोडियम और पोटेशियम कोशिकाओं के परासरण दाब को संतुलित रखते हैं, जिसकी वजह से कोशिकाएं फूलकर फट ना जाए और सिकुड़ भी न जाए। तो ये एक इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है सोडियम और पोटेशियम का। तो K+ आयन की प्रोटीन के संश्लेषण व एंजाइम के सक्रियण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पोटेशियम जो आयन है वो प्रोटीन के निर्माण व एंजाइम के संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्लूकोज के उपापचय में भी K+ आयन या पोटेशियम का योगदान होता है। पोटेशियम आयन हृदय संचालन के लिए आवश्यक होता है और सोडियम आयन तंत्रिका तंत्र के आवेश संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह सोडियम और पोटेशियम के हमारे जीवन जैविक तंत्र के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसकी वजह से सजीवों का जीवन यापन संपन्न होता है। फिर दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्य। मैग्नीशियम +2 आयन पौधों के क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण हेतु ऊर्जा उपलब्ध कराता है। कोशिका झिल्ली में ऊर्जा स्थानांतरण हेतु मैग्नीशियम +2 आयन की आवश्यकता होती है। तो मैग्नीशियम में पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधों के लिए जो भोजन उपलब्ध कराता है, तो उस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन होता है और उसी की वजह से ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और इसी वजह से पौधों में वृद्धि होती है और वो अपने वंश को भी आगे बढ़ाने में वृद्धि करते हैं। कैल्शियम +2 आयन है वह दांतों व हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम +2 आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
कैल्शियम +2 आयन मांसपेशियों के सिकुड़ने की क्रिया को प्रारंभ करता है। धातु में कैल्शियम एपेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का उल्टवाइज, व धातु के ऊपर का एनेमल फ्लोरोएपेटाइट। तो यहाँ पे कैल्शियम एपेटाइट और एनेमल फ्लोरोएपेटाइट दोनों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम जो एपेटाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइज, और फ्लोरोएपेटाइट होता है उसका होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइज डॉट CaF2। तो यहाँ कैल्शियम के साथ फ्लोराइड भी है के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का सजीवों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब उसके बाद में आता है एस ब्लॉक तत्वों की विलेयता। एस ब्लॉक तत्वों की यौगिक आयनिक प्रवृत्ति के होने के कारण जल में विलय होते हैं। लिथियम और बेरिलियम का छोटा आकार व उच्च द्रवण क्षमता होने के कारण इनके यौगिक सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं, जिस कारण ये जल में अविलय व कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं। जो एस ब्लॉक के जो तत्व है उनके यौगिक सामान्यतः आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम इसके अपवाद है, क्योंकि इनका छोटा आकार उच्च ध्रुवण क्षमता होने के कारण इनके यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। इस वजह से ये जल के अंदर अविलय लेकिन कार्बनिक विलय में तो विलय होते हैं। क्षार धातुओं के सल्फेट, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट जल में विलय होते हैं, जबकि जालक ऊर्जा का मान उच्च होने के कारण क्षारीय मृदा धातुओं के फॉस्फेट, ऑक्सीलेट और सल्फेट अविलय होते हैं। फिर उसके बाद में आता है NH3 में विलेयता। क्षार धातुओं की या एस ब्लॉक तत्वों की NH3 में विलेयता किस प्रकार होगी। तो फर्स्ट वर्ग की समीकरण क्षार धातुएं व टू वर्ग के फर्स्ट वर्ग की सभी क्षार धातुएं व सेकंड वर्ग के बेरियम, स्ट्रोंशियम द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले रंग का विलयन बनाते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ग तो सभी धातुएं, लेकिन दूसरे वर्ग के बेरियम और स्ट्रोंशियम और कैल्शियम ये विलय द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले रंग का विलयन बनाते हैं। यह विलयन विद्युत का सुचालक होता है। सामने समीकरण दी हुई है M + NH3 = M + NH3 + A - NH3 के अंतर्गत फिर है M + NH3 M + 2 NH3 + 2 इलेक्ट्रॉन NH3। तो विलयन में अमोनिया मुक्त धनायन व अमोनिया मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विलयन का नीला रंग अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत चालकता NH3 युक्त धनायन व NH3 युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो अमोनिया विलयन का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और जो विद्युत का चालकन होता है वो होता है अमोनिया युक्त धनायन व अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस वजह से अमोनिया वाले जो अमोनिया युक्त एस ब्लॉक तत्वों के जो विलयन होते हैं वो नीला रंग व विद्युत का चालन करते हैं। धन्यवाद।